नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देखिए, बिहार दरोगा में करंट अफेयर, जी हाँ, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लगभग आपको 20 सवाल, 15 से 20 सवाल आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर आप हल्के में मत लीजिए। करंट अफेयर की तैयारी एकदम युद्ध स्तर पर करें। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज और कॉल भी आया है, कुछ लोगों का, इन्होंने कहा कि सर करंट अफेयर आप बढ़ाएं क्योंकि करंट अफेयर का योगदान है। और वास्तव में करंट अफेयर का योगदान है। जिन्होंने भी कॉल किया है, इसका मतलब वो लोग जागरूक हैं एग्जाम को लेकर के, एग्जाम पैटर्न के बारे में वो जानकारी रखते हैं। क्योंकि बिना करंट अफेयर के अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा पास कर लें, तो यह बिल्कुल असंभव जैसा है, ना के बराबर है कि करंट अफेयर ना पढ़े और बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा पास करें। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम ढेर सारे करंट अफेयर देखेंगे और वो सारे करंट अफेयर जो होंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होंगे और यहां से आपको एग्जाम में जो है वो प्रश्न आएगा, है ना। डेली करंट अफेयर इसको आप नाम दे सकते हो, जिसमें ये पहला वीडियो है। आज से आपको प्रतिदिन यानी कि रोजाना आपको करंट अफेयर के वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप जो है जो पढ़े हैं वो रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम में आप फंसे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आधा घंटा का टारगेट रखेंगे कि 30 मिनट में जितने भी 50 से 60 क्वेश्चन है वो करा दूं। आइए, पहला सवाल, जेनिफर साइमन, जी हाँ, जेनिफर साइमन कौन है? विकल्प 4 है आपके पास, तो ध्यान देना है आपको कि जेनिफर साइमन है वह राष्ट्रपति है सूरीनाम की। जी हाँ, सूरीनाम की राष्ट्रपति है और पहली महिला, मैं बार बार कहता हूं कि पहली महिला का जहां नाम आए उसको आप स्टार लगा लीजिएगा, बाबू रे स्टार लगा लेना, एग्जाम में एकदम आने का प्रबल संभावना रहेगा। तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं। देखिए, फंसाने के लिए आपको यहां प्रधानमंत्री भी लिखेगा, लेकिन ध्यान देना है ये राष्ट्रपति, ठीक ना। और सूरीनाम की राजधानी, तो सूरीनाम की जो राजधानी है वो है परमारिबो। नाम याद रखना है, सूरीनाम की राजधानी परमारिबो। क्लियर? चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको, हाँ आइए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला। विकल्प 4 है। आपको ध्यान देना है कि उम्र दराज, सबसे उम्र दराज आपको याद कैसे करना। देखिए, उम्र दराज का मतलब कि लेट हो गया है, उम्र दराज का मतलब कि इनको चढ़ने में लेट हुआ है, ये उम्र मतलब बहुत ज्यादा उम्र पर चढ़ी। अब जब आप कहीं बाजार जाते हैं, लेट हो जाता है तो रात हो जाता है ना, लेट हो गया कहीं बाजार से लौटने में तो रात्रि। तो उम्र दराज का मतलब लेट हो गया यानी रात्रि। आप ऐसे रिलेट करिएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला, तो बताएंगे उम्र दराज का मतलब लेट, और लेट हो गया तो इसका मतलब रात हो गया होगा। ज्योति रात्रि। क्लियर है? क्लियर है। रात्रि इनका असली नाम है, रात्रि, कहीं रात्रि भी मिलता है तो ध्यान रखना है। आइए चलिए तीसरा सवाल, वर्तमान में यूनेस्को के महासचिव कौन है? वर्तमान में यूनेस्को के महासचिव कौन है? 4 विकल्प है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में यूनेस्को के महासचिव पूछ रहा है आपसे, तो यूनेस्को के जो महासचिव है उनका नाम है आंद्रे अजोली। क्या नाम है? आंद्रे अजोली, यूनेस्को के महासचिव। जी हाँ, वर्तमान में यूनेस्को के महासचिव आंद्रे अजोली। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है फ्रांस से। ये भी ध्यान रखना है, कभी ऐसे पूछ दे कि भैया यूनेस्को के महासचिव आंद्रे अजोली का संबंध किस देश से है, तो आप बताने वाले हैं कि फ्रांस से है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस कौन है? तो ये है महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। एंटोनियो गुतेरस कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। और ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, ठीक ना। WHO के हैं ट्रेडर्स एथानेम ग्रेबिथेसिस। जी हाँ, ट्रेडर्स ग्रेविथेथिस नहीं, उनका असली नाम है ट्रेडर्स ग्रेविथेथिस, है ना, ट्रेडर्स अधानेम ग्रेविथेथिस, तो ध्यान रखना है।
ये WHO के महानिदेशक हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ये WHO एंटोनियो गुतेरस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, और आपके आंद्रे जोली जो है वो यूनेस्को के महानिदेशक हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 80वें सत्र के जो है अध्यक्ष है वो कौन है? 80वें सत्र की बात करेगा आपसे तो 80वें सत्र के जो है एना लेना बारबोक, जी हाँ एना लेना बारबोक 80वें सत्र के अध्यक्ष है। यही अगर 79 को पूछे तो फिलोमोन यंग, नाम याद रखना है, एफ यंग 79वें के हैं, ये एफ यंग है, बाकी 80वें के हैं तो बारबोक, एना लेना बारबोक, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, बराक 8 यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर, मतलब कि सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, और यह DRDO और इजराइल, जी हां सरफेस टू एयर मतलब सतह से हवा में, ठीक ना, मार करने वाला क्या है? तो मिसाइल है, और यह भारत के DRDO जो है, DRDO और इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? नो। चलिए आइए, यूट्यूब के सीईओ कौन है? यूट्यूब पर ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब के जो सीईओ है वो है नील मोहन, जी हाँ नाम याद रखना है, क्या नाम है? नील मोहन, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। चले आगे, आइए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए बाघों की संख्या पर आते हैं, सवाल है बाघों की कुल संख्या। तो बाघों की जो गणना हुई थी वो 2022 में हुई थी, 4 साल पर गणना होती है। तो 2022 में जब गणना हुई तो बाघों की कुल संख्या आ गई है 3682, जी हाँ 3682 कुल बाघ है, और जो कि मतलब विश्व में सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही है, 3682। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, पूछेगा तो बताएंगे कि भाई सबसे ज्यादा है जो 3682। हाँ अगर पूछे कि 2018 में कितना था, क्योंकि मैं बताया कि 4 साल पर होता है, तो 2018 में अगर आपसे पूछ दे कि 2018 में बाघों की कुल संख्या थी तो यह 3000 से भी कम थी, और इसकी जो टोटल संख्या थी वो 2967 इसकी टोटल संख्या थी 2018 में। लेकिन देखिए कितना बढ़ गया है, 3682 हो गया है, यानी कि लगभग 700 से 715 बढ़ा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं 8वां प्रश्न। चलिए यहां पर आ गए 8वां सवाल। नासा इसरो का जो मिशन है निसार, ऐसे प्रश्न पूछा है कि निसार किसका संयुक्त मिशन है, तो निसार में हो जाएगा एन से नासा और IS से इसरो, है ना। तो नासा और इसरो का ये संयुक्त मिश्रण है, और इसका प्रक्षेपण जो हुआ है 2025 में, यह किस यान से हुआ है? 30 जुलाई को, ध्यान रखिएगा 30 जुलाई को यह प्रक्षेपित हुआ है, और यह GSLV F-16 ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, तो यह है F-16 से, ध्यान रखिएगा GSLV F-16 से हुआ है। चलिए आइए, हाँ चंद्रमा से नमूने लाने वाला मिशन, चंद्रमा से नमूने लाने वाला मिशन किस वर्ष निर्धारित है? चंद्रमा से नमूने लाने वाला मिशन जो है ये, यानी कि चंद्रयान मिशन, सीधा आपसे पूछ रहा है चंद्रयान। तो चंद्रयान का जो निर्धारित किया गया है ये 2028 में निर्धारित किया गया। चंद्रयान मिशन जो है वह 2028 में निर्धारित किया गया। चंद्रयान 4 है भाई, चंद्रयान 4, ध्यान रखिएगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा, GSLV में हमने ग्लोबल बता दिया सैटेलाइट, ये जियो सिंक्रोनस होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल शायद मैं बता दिया था, तो मुझे याद आया कि शायद ये ग्लोबल नहीं। चलिए आइए, तूफान जो रेमल नाम है इसका, रेमल तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? अच्छा पहले ये जान लीजिए कि रेमल तूफान से प्रभावित कौन कौन हुआ है। तो रेमल तूफान से पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ है, और पश्चिम बंगाल के ही जो बगल में देश अपना भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश भी प्रभावित हुआ है। और इसका नामकरण की बात करें तो मस्कट, ओमान के द्वारा किया गया है। ओमान की राजधानी मस्कट है, तो ध्यान रखिएगा रेमल
का जो नामकरण है यह ओमान के द्वारा किया गया है। 2 बार 3 बार इसको आराम से नोट करिए या सुनिए, या पीडीएफ जब मिलेगा तो रिवीजन करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ओमान के मस्कट के द्वारा। चलिए, विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो गन्ना उत्पादन में अगर भारत में पूछे तो उत्तर प्रदेश बताएंगे, विश्व में पूछे तो ब्राजील बताएंगे। चलिए, भारत में जिप्सम का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है? जिप्सम का अग्रणी उत्पादन राज्य, तो भारत में अगर पूछे जिप्सम तो बताएंगे राजस्थान, और विश्व में पूछे तो बताएंगे यूएसए। दोनों ध्यान रखिएगा, भारत में राजस्थान जिप्सम और विश्व में यूएसए जिप्सम में अग्रणी स्थान है। चलिए, विवाह मंडप योजना किस राज्य ने शुरू किया है? विवाह मंडप योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो विवाह मंडप योजना जो है वह बिहार सरकार के द्वारा। ये प्रश्न मैं पहले भी कराया हूं, ध्यान रखिएगा। विवाह मंडप योजना जो है, और एक है महिला संवाद अभियान। जी हाँ, विवाह मंडप और महिला संवाद, ये दोनों बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पिंक ई रिक्शा की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो थाला, समझ ही गए होंगे, एमएस धोनी 7 नंबर है ना को बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, जोमेटो से आप लोगों ने कभी ऑर्डर किया होगा, अगर आप शहर में रहते होंगे तो इसका लाभ उठाया होगा, आपने इसका लुत्फ उठाया होगा। तो जोमेटो का जो नाम है बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल करके इटर्नल लिमिटेड रखा गया है, इटर्नल लिमिटेड इंडिया रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, पुरानी संसद भवन जो आपने देखा कि अभी नया संसद भवन बन गया है, अब ये पुराना संसद भवन का जो है नाम परिवर्तन कर दिया गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसका नाम रखा गया है संविधान सदन। जी हाँ, भवन नहीं, लोकतंत्र सदन नहीं, संविधान सदन। ध्यान रखिएगा, दोनों सा से शुरुआत है, सा से संविधान और सा से सदन, और पुरानी संसद भी सा से ही शुरू है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आइए, रवि नाइक कौन थे? तो रवि नाइक जो थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है, 14 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है, और यह गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ध्यान रखिएगा। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 19वां प्रश्न, 26वां दिव्य कला मेला। जी हाँ, 26वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? 26वां दिव्य कला मेला का जो आयोजन हुआ है यह कहाँ हुआ है? तो यह अपने ही शहर कहाँ, पटना में हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। 26वां दिव्य कला मेला 2025 पटना में इसका आयोजन हुआ है। चलिए, मारवत उत्सव है, मारवत नहीं है, देखिए मारवत उत्सव 2025 मनाया गया है। मारवत उत्सव 2025 जो है वो मनाया गया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के नागपुर में। मारवत उत्सव जो मनाया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया है, ठीक ना। एक पूछता है गाय यात्रा, गाय यात्रा जो है वो नेपाल में मनाया गया है। एक पूछता है बेहदीन खलम मेघालय में मनाया गया है। एक पूछता है खीर भवानी उत्सव या और लेवेंडर उत्सव, ये दोनों जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी जम्मू कश्मीर और लेवेंडर उत्सव भी जम्मू कश्मीर। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए, अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है जिसमें सारंगी बीन, जी हाँ फली है, ये क्या है? फली है, फली, सारंगी बीन जो कि राजस्थान से इसका संबंध है, तो इसे जीआई टैग मिला है। तो पूछ सकता है कि सारंगी बीन क्या है? तो फली है, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक ना। एक पूछता है खासी हैंडलूम तो गारो खासी जान ही रहे, मेघालय की है, ठीक है ना। एक पूछता है अमलसाद चीकू, इसका संबंध गुजरात से है, तो ये ध्यान देना है। चलिए, ओजोफेनी, ये पेय पदार्थ है जिसको जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी को पेय पदार्थ है, ओजोफेनी पूछ सकता है कि क्या है? तो ओजोफेनी एक मादक, जी हाँ मादक पेय पदार्थ है, ड्रिंक है। इसका संबंध है गोवा से। तो ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध कहां से है? तो आप बता ही देंगे कि इसका संबंध गोवा से है। क्लियर है ना, गोवा से है। आइए, हरेला उत्सव मनाया गया है। हरेला उत्सव तो यह मनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। हरेला उत्सव उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, हारेला उत्तराखंड। हारेला, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैटिंग करने उतरते हैं और आप खराब खेलते हैं तो आपसे आपका ही प्लेयर कहता है क्यों उतारे, हारेला उतारे हो इसको, यानी आप ध्यान रखिएगा कि हारेला उतारा उत्तराखंड। क्लियर है ना, तो ध्यान रखिएगा। बस हमें याद करना है, कैसे याद करेंगे?
ये मतलब नहीं है, बस याद होना चाहिए, एग्जाम में धोखा ना हो, खेला ना हो जाए, ठीक है ना। आइए, किस राज्य के विल्लो बैट, जी हाँ, बैट आप लोग बैट बॉल खेलते ही होंगे, तो जो बल्ला बना होता है वो विल्लो की लकड़ी का बना होता है, इसीलिए हल्का होता है ना। तो विल्लो बैट जो है यह, इसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग, ध्यान रखिएगा। और यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। क्लियर बा, क्लियर बा। चलिए आगे आइए, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है विशाल 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 वी शर्मा, विशाल वी शर्मा। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक जो है वह है सौम्या स्वामीनाथन। जी हाँ, सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक है। एक पूछता है जॉर्जिया मेलोनी, ध्यान रखिएगा, नाम चर्चित है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला पीएम है, पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला। आइए, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष पूछ रहा है, एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो नाम याद रखिएगा, एडीबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। एडीबी के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। एडीबी के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा, एडीबी के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा। सौम्या स्वामीनाथन तो डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक। पद्मा लक्ष्मी का पूछे तो बताएंगे यूएनडीपी की सद्भावना दूत। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आइए, आइए अगला सवाल, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव, देखिए पहली है, अफ्रीकी है, महिला महासचिव है, तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला महासचिव, अफ्रीकी पहली महिला महासचिव, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है शार्ली बोचवे। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, इनका नाम है शार्ली बोचवे। क्या पूछेगा? राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी, चूंकि ये पहली महिला अफ्रीका से अभी तक कोई नहीं बना था, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है सवाल। देखिए, महिला से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको आप नोट कर लीजिएगा, महिला से संबंधित जो प्रश्न है उसको आपको नोट कर लेना है, नहीं तो देखिए धोखा हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि महिला हो या पहला हो, है ना, या फिर रक्षा से संबंधित हो, तो इनको नहीं छोड़ना है, इनके क्वेश्चन को आपको कर ही लेना है किसी भी हाल में। अगर छोड़ते हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। शार्ली बोचवे, क्या नाम है इनका? पूरा नाम है शार्ली आयोकर बोचवे। ये घाना से संबंधित है। कहां से संबंधित है? घाना से संबंधित है, तो घाना संबंधित ध्यान रखिएगा, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आइए, केटी पन्नायक किस राज्य के राज्यपाल है? तो ये आंध्र प्रदेश के, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, तो ध्यान रखिए, केटी पन्नायक कहाँ के राज्यपाल है? तो यह जो है वह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है ना। चलिए, समुद्री सुरक्षा हेतु, किस हेतु? समुद्री सुरक्षा हेतु अगस्त 2025 में भारत और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता हुआ है समुद्री सुरक्षा हेतु। यह किसके बीच हुआ है? तो भारत और यूएई के मध्य हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए जो पोर्टल जारी किया गया है उसका नाम है भारत ज्ञानम, सॉरी, ज्ञान भारतम है, ज्ञान भारतम। ये देखिए बड़ा खतरनाक है ऑप्शन, भारत ज्ञानम नहीं है, संस्कृति पोर्टल नहीं है, धरोहर पोर्टल नहीं है, ज्ञान भारतम है। पांडुलिपियों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पढ़िएगा, पांडुलिपियों का ज्ञान, तो ज्ञान से शुरू करिएगा, ज्ञान भारतम। आइए, गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम के द्वारा जारी किया गया गिद्ध ज्ञान पोर्टल, गिद्ध लुप्तप्राय जो लुप्त हो रहे हैं गिद्ध, उनके बारे में जागरूकता, अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार के द्वारा गिद्ध ज्ञान पोर्टल का जो है वह लॉन्च किया है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर संबंधित है भारत रत्न से, इनका संबंध है समस्तीपुर जिले से। 21वां युद्ध अभ्यास जो है वह हुआ है किसके बीच? 21वां युद्ध अभ्यास 2025 में हुआ है और यह
भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और अलास्का में हुआ है। 21वां युद्ध अभ्यास, यह थल सेना का अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, यह थल यानी कि आर्मी का अभ्यास है। युद्ध अभ्यास जो होगा 21वां हुआ है, यह आर्मी का हुआ है और यह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है और यह अलास्का में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, जापद 2025, जापद 2025 यह भारत और रूस के बीच हुआ है। भारत और रूस और बहुपक्षीय, और भी बहुत बहुपक्षीय थे इसमें शामिल, तो भारत रूस और बहुपक्षीय के बीच यह अभ्यास हुआ है और यह भी थल सेना का ही अभ्यास है। यह भी किसका है? थल सेना का ही अभ्यास है। और यह कहां में हुआ है? तो यह रूस में हुआ है। भारत और रूस है ऑप्शन में कि नहीं है? ऑप्शन ही हाँ है, देखिए डी ऑप्शन है, भारत रूस सहित बहुपक्षीय। आइए, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां में हुआ? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजन हुआ है? 17वां पूछे तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, 17वां है ना। अब 18वां पूछे तो 18वां होगा भारत में, और 16वां पूछे तो 16वां हुआ रूस में। 16वां रूस में, और फिर हुआ ब्राजील में, फिर ब्राजील, और फिर होगा इंडिया। देखिए, आप ब्रिक्स अगर लिखना चाहेंगे तो बी ब्राजील, तब रूस, तब इंडिया, है ना। ब्राजील, रूस, तब इंडिया। तो इंडिया में हो गया, इंडिया में सॉरी रूस में हो गया, बीच वाला देखिए पहले अगर ध्यान देते हैं, रूस में हो गया, इस बार ब्राजील में है और फिर अब इंडिया में है, ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? 46वां 46 नंबर का आसियान, आसियान जो सम्मेलन हुआ है 46वां, यह 86वां हुआ है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। जी हाँ, 46वां कुआलालंपुर में। और 45वां हुआ था लाओस में, 45वां और 44वां ये लाओस में हुआ था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यह फरीदाबाद हरियाणा में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां? फरीदाबाद हरियाणा में। आइए, ऑपरेशन मुस्कान 11 किस राज्य ने चलाया, जिसके तहत लगभग 7600 बच्चों को शोषण से बचाया गया है? 7600 बच्चों को शोषण से बचाया गया है और यह तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया है, तो ध्यान रखिएगा मुस्कान 11। आइए, अमेरिका द्वारा ईरान पर किए बड़े हमले का कोड का नाम क्या था? जो अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, तो एक कोड रखा था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी हाँ, क्या नाम था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी कि विकल्प डी, डी वाला सही होगा, ध्यान रखिएगा, विकल्प भाई विकल्प डी वाला सही होगा। आ जाइए, आगे आते हैं 41वां, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये पहली बार जारी हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी हुआ है, इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान जो मिला है, यह मिला है उड़ीसा को। किसे मिला है? उड़ीसा को। अब पूछ देगा कि अपने बिहार को कौन सा स्थान मिला है भैया? तो बिहार को जो मिला है स्थान, वह है 7वां स्थान मिला है बिहार का स्थान, ठीक ना, बिहार को मिला है 7वां स्थान, ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली का स्थान बहुत ही खराब प्रदर्शन है विश्व में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो दिल्ली का स्थान है वह है 104वां, 106वां मुंबई का है, 106वां है मुंबई का, 104वां है दिल्ली का। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान, तो भारत में कितना शांति है समझ लीजिए, 115वें नंबर पर आता है 2025 में। 2024 में पूछेंगे तो 24 में 116वें नंबर पर आया है ना, तो ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जो जीडीपी है, कितना अनुमान है वृद्धि का? तो भारत की जो वास्तविक जीडीपी है वह 6.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना? 6.4। आइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर कितना हो गया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 में हुआ है उसके अनुसार जो सरकारी स्वास्थ्य व्यय है वो 29% से बढ़कर के 38% हो गया है। ध्यान रखिएगा, कितना हो गया है? 29%, सॉरी 48% हो गया है, ध्यान रखिएगा। 38 नहीं है, 48% है, गड़बड़ाना नहीं है, भूलना नहीं है भाई, ध्यान रखना है। 38 नहीं, 48 हो गया है। चले आगे, चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए आते हैं,
देखिए 46वां केंद्रीय बजट 2025-26 का जो थीम था वह क्या था? केंद्रीय बजट 2025-26 यानी 2025-26 का जो बजट हुआ इसमें थीम था क्या थीम था भाई? तो इसका थीम था सबका विकास, ठीक ना? सबका विकास, सबका रोजगार नहीं, विकास पथ नहीं, आधुनिक भारत नहीं, सबका विकास। चलिए, पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? तो ये 300 यूनिट। ये पीएम सूर्य घर योजना सोलर लगाने से संबंधित है, 300 यूनिट तक बिजली इसमें फ्री रहेगा। आइए, इको टूरिज्म हेतु, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। बफर में सफर योजना हमारा टारगेट था कि आधे घंटे में कंप्लीट करना है 60 लगभग 50 प्लस क्वेश्चन, तो लगभग हम लोग सही चल रहे हैं। कालिया योजना शुरू किया गया है, कालिया योजना, कालिया योजना, तो कालिया योजना शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कालिया योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आइए, कालिया योजना उड़ीसा सरकार, यानी कि बी विकल्प सही है। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो बना है वह बना है टाटा ग्रुप। जी हाँ, टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। आइए, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 मिला है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। आइए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मारिया कोरोना मचांडो, नाम याद रखिएगा, मारिया कोरोना मचांडो, इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार। इन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। मारिया कोरोना मचांडो को हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? विकल्प है आपका साहित्य, विकल्प है आपका अर्थशास्त्र, विकल्प है आपका शांति, विकल्प है आपका रसायन। तो मारिया कोरोना मचांडो को जो नोबेल मिला है वह मिला है शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में इनको मारिया कोरोना मचांडो को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आएगा। अगर इसको हल्के में लेते हैं, भूलने का प्रयास करते हैं, तो समझिएगा कि 1 नंबर आपका नुकसान डायरेक्ट हो रहा है। नोबेल पुरस्कार जितने भी क्षेत्र, अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं कि नोबेल पुरस्कार पर आपको वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए। और इतना ही नहीं, ट्रिक से बताया हूं ताकि आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, नोबेल पुरस्कार वाला है ना, तो प्रश्न वहां से आएगा, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचांडो। अच्छा, कभी पूछ दे कि ये किस देश के हैं तो जान लीजिए इनका संबंध है वेनेजुएला से। कहां से? वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, जानना आप चाह रहे होंगे साहित्य में किसको मिला है? तो साहित्य में हंगरी के लेखक, हंगरी के एक लेखक है, हंगरी के लेखक जिनका नाम है लास्लो कारुंजर हरकोई। लास्लो कारुंजर हरकोई, बहुत बड़ा नाम है, इन्हें ही मिला है साहित्य का नोबेल। अर्थशास्त्र में मिला है 3 लोगों को, पीटर हॉबिट को मिला है, फिलिप हागियन को मिला है और जेल मॉकिर को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, 52 का जो सी हो जाएगा सही। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 89वें की बात कह रहा है, तो 89वां जो बना है वो एस रोहित कृष्णा बना है। बी विकल्प सही हो जाएगा। दिव्या देशमुख जो है वह 88वें ग्रैंड मास्टर, और यह चौथी महिला थी दिव्या देशमुख, तो ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न और शायद है, हाँ एक प्रश्न और है, चलिए देखते हैं। 54, हाँ, इनमें से किसे 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कुल 4 लोगों को मिला। और किसको मिला है? मनु भाकर को मिला है, शूटिंग खेल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनको तो मिला है। प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, इसे भी मिला है भैया। हरमनप्रीत कौर हॉकी से संबंधित है, इसे भी मिला है। और एक और डी गुकेश को मिला है। क्या? डी गुकेश को मिला है। डी गुकेश, नाम याद रखें डी गुकेश को, लेकिन यहाँ डी गुकेश नहीं नाम है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार डी गुकेश को मिला है। अब यहाँ अनु रानी का नाम है, अनु रानी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। आज से अनु और आज से अर्जुन, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार कुल 32 लोगों को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, बस 54 प्रश्न थे। हमने कोशिश किया कि 50 प्रश्न रखें और 50 प्लस रख दिए, और समय भी हमने आधा घंटा में कोशिश किया कि इसको समाप्त कर दें, और उसमें हम सफल हुए हैं। तो रही बात पीडीएफ की, जितने भी क्लासेस हैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर जानकारी दी गई है, एक छोटा सा पेड बैच है, उसमें आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी
तगड़े तरीके से तैयारी करिए, एड़ी चोटी लगा दीजिए, युद्ध स्तर पर तैयारी करिए, रिजल्ट तभी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिएगा, अच्छे तैयारी करिए।